Hello students, in our previous lecture we were studying about chapter 15, that is economic development and planning. Okay, we have covered what is economic development, what is economic planning, and what are the successes of economic planning. So in today's class we will discuss about what are the failures of economic planning, okay, and what is Indian Vision 2020. So let's begin our class. So shortcomings of economic planning. Shortcomings का मतलब क्या होता है कि कमियां, ओके, कि इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या कमी थी। सक्सेस तो हमें मिली, बहुत सारी फील्ड में हमें सक्सेस मिली, ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग से, लेकिन क्या ऐसी खामियां थी या कमियां थी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में, ठीक है, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम हमारे इंडिया का तब से 1921 से 2017, अभी आप 2020 भी ले सकते हो, जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही, एक तो बहुत स्लोली इंक्रीज़ हुआ है और जिस लेवल पर इंक्रीज़ होना चाहिए था पर कैपिटा इनकम को वो उतना नहीं हुआ है, ओके। सो एक ये बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग है, ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग का, कि हमारी कंट्री का जो क्या है, स्टिल टुडे 21% ऑफ इंडिया इज़ लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे कंट्री में 21%, पूरे 100% में से 21% अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा, एक मीज़रमेंट दिया हुआ है कि इसके नीचे अगर आप आते हो तो आप पॉवर्टी के भी नीचे हो, मतलब गरीब से भी और गरीब हो, तो उसमें 21% पॉपुलेशन अभी भी आती है, ठीक है। सो पर कैपिटा इनकम अभी भी हमारी कंट्री की काफ़ी ज़्यादा लो है। आप देख सकते हैं 1951 से लेकर अभी 2020 चल रहा है, कितना ज़्यादा, एटलीस्ट कम से कम 70 ईयर्स तो हो चुके हैं हमें इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन तब भी हमारे कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम होना चाहिए वो अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, ओके। Second is regional imbalance. As a result of planning, the regional imbalance in the country should have decreased, but there has been no significant changes. इकोनॉमिक प्लानिंग में हम क्या कर रहे थे, आपको बताया था कि हमारे कंट्री में जो जो रिसोर्सेज हैं हमें ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि जिस जगह पर वो रिसोर्सेज नहीं हैं हमें वहाँ पर भी वो रिसोर्सेज अवेल करवाने हैं, प्रोवाइड करवाने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं। बट जो इम्बैलेंस जो है, रीजनल इम्बैलेंस मतलब सिर्फ किसी रीज़न में वो मिल जाना और किसी रीज़न में वो मिलना ही नहीं। रीज़न मतलब उस एरिया में, ठीक है, आप स्टेट भी ले सकते हो, ठीक है। सो रीजनल इम्बैलेंस जो हर एरिया के में अलग अलग जो चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, उन्हीं को हम इम्बैलेंस कहते हैं, वो अभी भी हटा नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार स्टिल बैकवर्ड स्टेट, वाइल द स्टेट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा इंक्लूड अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपैरेटिव डेवलप्ड स्टेट। आपको पता होगा महाराष्ट्र बहुत ही डेवलप्ड एक स्टेट है। बेंगलोर जो कि कर्नाटका में आता है वो भी काफ़ी अच्छा स्टेट है, वहाँ पर मीन्स टूरिस्ट के लिए भी है और वहाँ पर साइंस एंड टेक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। महाराष्ट्र में आप जाओगे वहाँ मुंबई है। सो कुछ स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं, ओके। और उसी के आप कॉन्ट्रास्ट में अगर बात करें, बिहार ले लो आप, ठीक है, बिहार में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। आप मध्य प्रदेश में भी ले लो, अभी भी ट्राइबल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप यूपी भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इतने सिविलाइज्ड मीन्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे वेल डेवलप्ड, ओके। सो यही रीजनल इम्बैलेंस है, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हमें ऐसी प्लानिंग करनी थी कि सारे स्टेट में डेवलपमेंट इक्वल लेवल पर हो, लेकिन रीजनल इम्बैलेंस मतलब डिफरेंसेस अभी भी हैं स्टेट्स के बीच में, ओके। देन थर्ड इज़ इंक्रीज इन प्राइजेस। जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ी हमारी कंट्री की, ओके, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इंडिया में जो
गवर्नमेंट आई उन्होंने प्राइस पर ध्यान नहीं दिया, प्राइस भी तब से बढ़ते रहे। अगर आपकी इनकम बढ़ भी रही है तो भी जो पीपल हैं जो उस कंट्री के, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज़ प्राइसेस इतनी हाई हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ भी गई होगी और आपके जो सामान है जो आप ख़रीदते हो, जो आपके नीड वाली चीज़ें हैं, उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, फिर उस इंक्रीज़ हुई इनकम का क्या ही फ़ायदा होगा। मीन्स अगर आपके पास पहले 100 रुपये इनकम थी आपकी 200 हो गई, ओके, और आप कोई भी सामान लेते थे, कोई टूथब्रश, टूथपेस्ट आप 20 रुपीज़ का लेते थे, 30 का लेते थे, ठीक है, अब वो बढ़कर हो गया 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ? नेशनल इनकम तो आपकी बढ़ रही है, पर्सन की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन प्राइजेज़ भी अगर बहुत ज़्यादा हाई होंगे फिर उस जो पीपल हैं वहाँ के, जो खास करके जो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। Increase in unemployment. An important objective of economic planning was to reduce unemployment, but the unemployment kept on increasing at the end plan. In the beginning, first 5 years, 33 lakh people were unemployed, which is now estimated to have 4 crore. Okay, so आप देख सकते हो कि estimation जो लगाया था पहले कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, वो था 33 करोड़, ओके। सो 33 लाख पीपल, 33 लाख था, और अब कितना हो गया है? वो 4 करोड़। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो इंडिया में वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, कंपनीज सेटअप हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो ये कंट्री के लिए बहुत ही बेकार बात है, आप कह सकते हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी तो इनकम नहीं रहेगी, ठीक है। इनकम नहीं रहेगी तो फिर वो अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ कैसे पूरी कर पाएंगे, ओके। इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ क्या है? जो इनकम आप कमा रहे हो, और वेल्थ में आप सब चीज़ ले सकते हो, आपका घर, गाड़ी, बंगला, ठीक है, वेल्थ। सो उसमें क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है। इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी मतलब वही डिफरेंस, उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस आ रहा है। आप जैसे जो पुअर को देखोगे वो बहुत ज़्यादा और पुअर होते जा रहे हैं, ओके, और जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? उनका खुद का बिजनेस होता है, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपना अलग अलग जगह एक्सपोर्ट करके अपने माल को, ओके। सो वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें देखा जाए तो अच्छे से कोई फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती, जिसके कारण वो क्या करें, अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को अच्छे से और पढ़ा सकें, जिसके कारण उनकी जो स्थिति है, उनकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो अच्छी हो सके, ठीक है। सो यही हो रहा है, जो डिस्पैरिटी है रिच और पुअर के बीच में कंट्री में, वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। जो रिच है वो और अच्छे होते जा रहे हैं, और जो पुअर है वो अपनी कंडीशन से उठ भी नहीं पा रहे हैं, या तो वो स्टेबल रहेंगे या तो उस कंडीशन से और नीचे चले जा रहे हैं, ठीक है। फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की, पब्लिक जहाँ भी आपको वर्ड मिले मतलब वो सरकारी है, और एंटरप्राइजेस मतलब जो बिजनेसेस सेटअप करते हैं या कंपनी, ओके, इंडस्ट्रीज़ वगैरह। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं मतलब जो गवर्नमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनी हैं, ठीक है, वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही हैं। एफिशिएंटली मतलब पूरी क्षमता से। देखा जाए तो उसमें जो प्राइवेट होती हैं, हाँ, उसमें एक कमी ये होती है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिट कमाने पर ज़्यादा फोकस करती हैं, बट वो बहुत एफिशिएंटली काम करती हैं, जबकि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं वो अपनी कंपनी में एफिशिएंटली काम नहीं कर रही थी, देखा जाए तो, ओके। द नंबर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज़ 242 इन द कंट्री। वन ऑफ दीज सेवरल यूनिट्स आर रनिंग इन लॉस। वो लॉस में जा रही थी, ठीक है।
Therefore, the public sector enterprises are not able to give result according to the expectation. So, इकोनॉमिक प्लानिंग में जो एक्सपेक्ट किया गया था कि पब्लिक एंटरप्राइजेज इतना इस बार रेवेन्यू अर्न करेंगी या प्रॉफिट करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया क्योंकि वो लॉस में जा रही थी, ठीक है। Thus, in this manner, as a result of 5-year plan, agriculture production, industrial production and per capita have increased markedly and the percentage of poor has also decreased, but on the other hand, the economy is in the grip of poverty, unemployment and regional imbalance. Therefore, we have to mark solid efforts to solve these problems in the next plans, ठीक है। सो हमने जो इकोनॉमिक प्लानिंग की इंडिपेंडेंस के बाद हमने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए कंट्री में। मीन्स जब इंडिपेंडेंस के पहले ना ही हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था अच्छे से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर जनरेशन नहीं था, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, ओके, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हो गया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इन चीज़ों को अचीवमेंट को भी देखें और ज़रा हम उसके बैक साइड भी देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये इनका भी रेशो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। सो अब ये नीड है कंट्री की हमारे कि क्या करें, हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जिनसे ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, वो प्रॉब्लम हट जाए, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम टू टेक अ स्टेप टू remove these problems like unemployment, poverty, etc. Okay. So now the last topic of this chapter is Indian Vision 2020. Okay. Indian Vision 2020. ओके। सो इंडियन विज़न, विज़न मतलब क्या होता है, एक सपना देखना या कोई कल्पना करना, ओके। तो इंडिया का विज़न 2020 का क्या था? In January 2003, the Planning Commission of India issued an important document named Indian Vision 2020. 2003 में क्या किया? 2003 में प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? एक डॉक्यूमेंट बनाया। According to this document, till the year 2020, it will be included in the category of developed country. As a result of this, unemployment, poverty, illiteracy will be completely eradicated from the country. 2003 में प्लानिंग कमीशन ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम क्या था? इंडियन विजन 2020, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या डाला कि हम 2020 तक जब पहुंचेंगे, ओके, अभी आप 2020 में हो, आप ये मत सोचो। 2003 में ये क्या किया गया था? विज़न लिया गया था कि हम जब 2020 में पहुंचेंगे तब हम हमारी कंट्री में से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी, ठीक है, गरीबी, बेरोज़गारी और अशिक्षितता, इसे हम कम्प्लीटली इरेडिकेट मतलब पूरी तरीके से हटा देंगे, ठीक है। ये विज़न 2003 में प्लानिंग कमीशन ने लिया था। द प्लानिंग कमीशन हैज़ एस्टिमेटेड दैट बाय द ईयर 2020 135 करोड़ ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन विल बी बेटर नरिश्ड, विल हैव गुड लिविंग स्टैंडर्ड एंड बी कम्प्लीटली हेल्थी। प्लानिंग कमीशन ने क्या एस्टिमेट किया था कि 2020 तक जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जनता है, 135 करोड़ ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन जो हमारी है, विल बी बेटर नरिश्ड मतलब अच्छे से उनका पालन पोषण होगा, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा होगा, वो हेल्दी होंगे और उनकी जो एवरेज एज होगी, ओके, जो एवरेज एज होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ओके। सो ऐसा तो देखा जाए तो इंडियन विज़न 2020 जो सपना या जो कल्पना 2003 में ली गई थी वो पूरी तो नहीं हो पाई क्योंकि आप 2020 में हो इस टाइम पर। अनएम्प्लॉयमेंट तो है अभी भी, पॉवर्टी भी है और इलिटरेसी भी है। तीनों चीज़ें जो 2003 में उन्होंने ऐसा विज़न किया था कि ऐसा हम 2020 तक पूरा हटा देंगे और वो ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। सो ये बस
2003 में एक डॉक्यूमेंट बनाया था, आप बस याद रख सकते हो कि क्या है ये इंडियन विज़न 2020। ओके, भले ही ये पूरा फुलफ़िल नहीं हो पाया क्योंकि अब हम 2020 में हैं और प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की। लेकिन अगर आपसे को क्वेश्चन तो आता है इसके ऊपर इंडियन विज़न 2020, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2003 में ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था। ओके, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके हटाने के। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर आई विल सेंड यू टुडे और टुमारो। ओके, सो नाउ आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। अब 4 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं देखा जाए तो, ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा ही नहीं है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि उन्हें 4 चैप्टर लिखने पड़ेंगे, इसलिए थोड़े बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे आपको फिर पता रहेगा कि मुझे क्या क्या लिखना है, क्या क्या याद करना है, ठीक है। फिर और जितने भी बॉयज़ हैं वो मुझे सेंड करें नोट्स, ओके, अदरवाइज़ आपको पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा। ओके, सो आप नोट्स बनाइए, सेंड कीजिए, ठीक है। और 4 चैप्टर आज या कल में मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, ठीक है। और लर्न करना भी आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके या तो 21 से या तो आपके नेक्स्ट मंथ से आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे। ओके, सो देन मैं आपके टेस्ट ले सकती हूँ। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच।